हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम दुबे एंड अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। और आज हम लोग देखने वाले हैं खिलाफत इशू क्या होता है, खिलाफत मूवमेंट क्या होता है, महात्मा गांधी ने कैसे हिंदू और मुस्लिम को एक साथ यूनाइट करके एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च करने की जो है आधारशिला कैसे रखी है। बात करें अब तक की हमारी जो जर्नी रही है उसका जो क्रोनोलॉजिकल आर्डर रहा है वो किन किन दौर से गुजरा हुआ है। तो सबसे पहले विद इन 5 मिनट्स उन सभी एस्पेक्ट को हम लोग जो बिल्कुल कंसोलिडेट करेंगे, क्रिस्टल क्लियर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम सबसे पहले बात करेंगे कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा उन सभी टॉपिक्स को। लेकिन मैं इस बात को आपको श्योर कर देता हूँ कि इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद, यानी कि अब तक जो हमारा टॉपिक रहा है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन, इन तीनों के पहले कितने क्वेश्चंस फॉर्मेट हो सकते हैं, कितने क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन एनी 3 फैक्ट्स अबाउट द न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएटेड इन इंडिया बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार। कि फर्स्ट वर्ल्ड वार ने किस प्रकार की नए प्रकार की इकोनॉमिक सिचुएशंस को, एक्सट्रीम हार्डशिप को इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्रिएट करके रख दिया। ये हमने पढ़ा है फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसे टॉपिक्स में, जिसको आप प्रीवियस वीडियोज में देख सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है एक्सप्लेन द रिएक्शंस ऑफ इंडियन पीपल अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1919। हम जानते हैं कि 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा जो रॉलेट एक्ट पास हुआ था उसके अगेंस्ट में जो इंडियन पीपल का जो रिएक्शन था वो क्या था, उसको हम लोग क्वेश्चंस को कर चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी हमको हमारे अंदर डेवलप हो चुकी है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें कि why did Mahatma Gandhi decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919 and how was it organized? Explain। ये 3 प्रश्नों के उत्तर आई होप आप अब तक देने के लिए कैपेबल हो चुके होंगे। अगर नहीं हो चुके हैं तो अभी कंसोलिडेट करके उन सभी टॉपिक्स को मैं एक बार फिर से जो है रिकैप्चुलेट करेंगे। बात करें अगर क्रोनोलॉजिकल आर्डर की कि अब तक हमने क्या पढ़ा है उस पूरे कालक्रम की, तो सबसे पहले हम ये पढ़े थे इस चैप्टर की स्टार्टिंग में कि किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद पैदा हुआ। हम जानते हैं कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद पैदा होता है वो एक लॉन्ग ड्रीवन प्रोसेस था और एक लंबे प्रोसेस से नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी और नई नई प्रकार की नेशनल आइडेंटिटीज हर देश में, यूरोप के हर देश में एग्जिस्ट होते हुए देखने को मिलती है और हर देश अपने आप को धीरे धीरे एक प्रोसेस से गुजरते हुए अपने आप को नेशन स्टेट जैसे बातों से इमर्ज कर लेता है, यानी नेशन स्टेट जैसी व्यवस्थाओं को अपने यहाँ इमर्ज कर लेता है। अब उसी आर्डर में जब यूरोप में कॉन्शियसनेस पैदा हो गई है राष्ट्रवाद की, तो कैसे भारत में, यानी कि जब आप देखेंगे ये लिखा है ना हाउ डिड द कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया, कि भारत में कैसे ये कॉन्शियसनेस इमर्ज होती है। तो चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद किन किन फैक्टर्स की वजह से उपजा है, इमर्ज हुआ है, उन सभी टॉपिक्स की। तो नेशनलिज्म इन इंडिया इज डायरेक्टली लिंक टू नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि जो नेशनलिज्म जो इंडिया है, यानी भारत में जो राष्ट्रवाद है उसको जानने के लिए हमें नेशनलिज्म इन यूरोप को भी जानना पड़ेगा, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टू द पॉइंट। तो ये कैसे कॉन्शियसनेस, यानी भारत में कैसे एक चेतना जागती है, राष्ट्रवाद की जो आइडियोलॉजी भारत में कैसे जागती है, इसी चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस पूरे चैप्टर का जो क्रोनोलॉजिकल आर्डर है वो 1920s की बात से, यानी कि लगभग आप देखेंगे कुछ छोटी मोटी घटनाएं 1915 के बाद भी हैं, लेकिन हम 1920 का भारत, 1915 या 1920 के बाद के भारत की स्थिति और उस वक्त भारत में इमर्ज होते हुई नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी पर हम विचार करेंगे और एक एक पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। इस पूरे चैप्टर की यही बेसिक थीम है, यही सेंट्रल आइडिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड में क्या हो रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज आपस में वर्ल्ड वार जैसी चीज़ों से गुजर रही थी, जिसमें हमने एक्सिस पावर, एलाइड पावर के बारे में हम लोग पढ़ा कि एक तरफ आप जब से फर्स्ट वर्ल्ड वार को जब आप देखते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका 1914 से 1918 तक होता है। ये 4 सालों तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हमें देखने को मिलता है और इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपका एलाइड पावर और सेंट्रल पावर लड़ते हुए देखने को मिलती है, जिसमें कि एलाइड पावर में यूएसए, ब्रिटेन, जापान और रशिया, और वहीं पे आपका सेंट्रल पावर में ऑटोमन टर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर जैसी बड़ी बिग पावर राइवलरी हमें लड़ते हुए देखने को मिलती है। और भी छोटे मोटे देश थे, लेकिन ये बड़े बड़े देशों के नाम आप देख सकते हैं। और एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार हम जानते हैं कि ये जो सेंट्रल पावर है वो हार जाती है। सेंट्रल पावर क्या होती है, हार जाती है। इस इंसिडेंट को भी हम लोग अभी रिकैप्चुलेट करने वाले हैं, क्योंकि ऑटोमन टर्की की हार को महात्मा गांधी ने कैसे यूटिलाइज किया, महात्मा गांधी जी ने कैसे भारत के पर्सपेक्टिव से यूटिलाइज करके खिलाफत इशू को क्रिएट कर दिया, उस पॉइंट को हम लोग जानने वाले हैं। तो हम समझ रहे हैं कि आफ्टर द डिफीट ऑफ
ऑटोमन एम्पायर, कैसे महात्मा गांधी जी ने उसका फायदा उठाया। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार कंडीशन है, ये सेंट्रल पावर है, एलाइड पावर है, इनके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था। अब उस फर्स्ट वर्ल्ड वार का इंडियन व्यवस्था पे यानी भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा था, हमने उसको देखा। क्योंकि बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार ह्यूज एक्सपेंस इन डिफेंस एक्सपेंडिचर ये आपका बढ़ चुका है। डिफेंस एक्सपेंडिचर आपके बढ़ जाते हैं, तो आप जानते हैं कि जब कोई युद्ध होते हैं तो ये जो डिफेंस से संबंधित जो खर्च होते हैं वो हर हाल में बढ़ते हैं, जिसकी वजह से चूंकि ब्रिटेन भी उसमें लड़ रहा था, ये हमको पता है, ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ रहा था, जिसकी वजह से चूंकि इंडिया डायरेक्टली नहीं लड़ रहा था, लेकिन इंडिया उस वक्त ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, इसलिए भारत पे न चाहते हुए भी भारत पर वर्ल्ड वार फर्स्ट यानी प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव भारत पे पड़ते हुए हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया हुआ करता था। अब कहानी क्या आगे मोड़ लेती है कि जब ब्रिटेन युद्ध लड़ रहा है तो उस युद्ध में जो खर्च हो रहा है उसको अपनी सभी कॉलोनी से क्या कर रहा है, जो है ग्रैब कर रहा है, उससे निकाल रहा है, उससे अपनी व्यवस्थाओं को मेंटेन करने का प्रयास कर रहा है थ्रू वार लोन्स, नए टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करके, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा के, हर एंगल से वो अपने इन सभी खर्चों को वहन करने का प्रयास करता है। उसी दरमियान में अगर भारत के पर्सपेक्टिव की बात करें तो भारत की पर्सपेक्टिव में आपका इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार किस तरीके से होता है कि जब ह्यूज डिफेंस ऑफ एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो वार लोन के थ्रू और भी तमाम चीज़ों के थ्रू, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा के, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करके जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत से पैसे को वसूल करना शुरू कर देते हैं। आपका पैसा भी जाता है, अन्न भी जाता है, और साथ ही साथ फर्स्ट वर्ल्ड वार के होने की वजह से जो इसेंशियल कमोडिटीज थी भारत में, फूड प्राइसेस थे, उसके प्राइसेस क्या हो गए, डबल हो गए। और साथ ही साथ सेना में लड़ने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वार में, चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडिया इंक्लूडेड नहीं था, फिर भी फोर्स रिक्रूटमेंट ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियन लोगों यानी विलेजर्स आर कॉल्ड अपॉन द सप्लाई ऑफ सोल्जर, यानी कि आप समझ लीजिए कि गांव के क्षेत्रों से लोगों को उठा के सोल्जर्स में यानी सेना में जबरदस्ती भर्ती किया जाता है, फोर्स रिक्रूटमेंट किया जाता था कि लड़ेंगे इनको हम लोग लड़ाएंगे, जिससे कि चारों तरफ एंगर जो है डेवलप हो रहा है। साथ ही साथ इतनी सारी समस्याओं के बाद जो कॉमन पीपल है वो एक्सट्रीम हार्डशिप जैसे एरा को फेस कर रही है, और फेस करते समय इस पे दोहरी मार तब पड़ती है जब प्रकृति भी अपना जो है तिहरी मार आप कह सकते हैं कि इंडियंस के ऊपर देखने को मिल जाती है कि प्रकृति के द्वारा जो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आप क्या बोल सकते हैं उसको, फूड एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई। फसल जब बर्बाद हो गई तो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की वजह से 12 से 13 मिलियन लोग क्या हो जाते हैं, पेरिश हो जाते हैं, सीधे मारे जाते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था जो है एक्सट्रीम हार्डशिप इंडिया में ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार हमें देखने को मिल जाता है। लोगों को उम्मीद होती है कि ये जो समस्या है आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगी, समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और इस समय एंट्री होती है एक नए लीडर्स की जिनका नाम होता है महात्मा गांधी जी, और आज उनका जन्मदिन भी है। तो ये चैप्टर आज इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है। तो सरदार क्या बोल सकते हैं, एंट्री ऑफ न्यू लीडर्स उस वक्त आप जानते हैं कि ऐसा नहीं कि उसी वक्त होती है, लेकिन उस वक्त के दौर में एक नए लीडर्स की एंट्री हो जाती है जिनका नाम होता है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी हम जानते हैं कि 1915 में यानी जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका में अपनी बैरिस्टर की ड्यूटी कर रहे थे, बैरिस्टर की नौकरी कर रहे थे। फिर वहाँ से वो भारत में रिटर्न होते हैं और वहाँ पे उन्होंने एक सबसे बड़ी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया था जिसको बोलते थे वो सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह। यानी सत्याग्रह को वहाँ पर रेसिस्ट रिजीम के साथ वो लड़े थे, यानी जो नस्लवादी भेद वहाँ पे होता था उसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में किया था, जिस फिलॉसफी को लेकर वो इंडिया में रिटर्न हुए। और इंडिया में जब स्थिति उन्होंने देखा तो इंडिया में भी सत्याग्रह को लॉन्च करने का वो विचार करते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि सत्याग्रह क्या होता है, तो सत्याग्रह जो होता है एक ऐसी फिलॉसफी है जो इंपेसाइज करती है द पावर ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई की ताकत पे जोर देती है और नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ, ये बातें कही जाती है। और साथ ही साथ ये कहा जाता है सत्याग्रह में कि अगर आपका इफ योर काज वाज ट्रू, अगर आपका कारण सही है और आपकी जो लड़ाई है अगेंस्ट इनजस्टिस है, देन द फिजिकल फोर्स आर नॉट नेसेसरी फॉर द फाइट फॉर द ऑपरेशंस। तो किसी भी प्रकार की फिजिकल बल की यानी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार के इनजस्टिस से आपको लड़ने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। तो उन्होंने कहा था अगर लड़ाई आपकी सच्चाई के साथ है और आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं तो किसी प्रकार के फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कुछ एक सत्याग्रही जो है कुड विन द बैटल
थ्रू नॉन वायलेंस। एक सत्याग्रही जो है अगर सही तरीके से युद्ध लड़ रहा है, अपील करके लड़ रहा है, किसी प्रकार की हिंसा नहीं कर रहा है, तो वो युद्ध को लड़ सकता है और लड़ के जीत भी सकता है। तो इस सत्याग्रह को महात्मा गांधी जी लाते हैं और इस सत्याग्रह को भारत के 3 जगहों पे एक्सपेरिमेंट इसका करते हैं। और ये इसका जो क्या बोल सकते हैं टाइमलाइन की बात करें तो 17 और 18 में 1917 में 1970s में उन्होंने चंपारण बिहार में जो इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम था उसके खिलाफ वो लड़ते हुए वहां पे सत्याग्रह को इंप्लीमेंट करते हैं, उनको सक्सेस भी मिलती है। 17 में वो खेड़ा गुजरात जाते हैं और वहां पर वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि पड़ता है गुजरात में, वहां पर जो है क्या बोल सकते हैं कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो यहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम चंपारण बिहार खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो क्या बोल सकते हैं कॉटन मिल वर्कर आपका 1918 में अहमदाबाद में है, और वही खेड़ा डिस्ट्रिक्ट की पीजेंट को सपोर्ट करने के लिए वहां जाते हैं। यानी कि आप देखिए रेवेन्यू कलेक्शन वहां फसल वहां क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और इस फसल बर्बादी के बाद भी अंग्रेज जो है उससे लगान लेने की बातें करते थे। तो रेवेन्यू में रिलैक्सेशन देने के लिए 1917 में खेड़ा में भी जाते हैं गुजरात डिस्ट्रिक्ट के, चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है, चंपारण जो कि जिला है बिहार का, यहाँ पे जाते हैं, किसान को सपोर्ट करते हैं। खेड़ा गुजरात में जाते हैं, वहाँ पर सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ 18 में आपका अहमदाबाद जो कॉटन मिल वर्कर उनको सपोर्ट करने के लिए अहमदाबाद में जाते हैं। तो 3 इन सत्याग्रह को अपने इन 3 जगहों पे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके उनको सफलता मिलती है। और जब सफलता मिलती है तो इसके बाद वो फिर एक 1919 में 1990s में रॉलेट सत्याग्रह को भी लॉन्च करते हैं। अब ये रॉलेट सत्याग्रह को क्यों लॉन्च करने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी प्रकार के इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे वो रॉलेट एक्ट लगा दिए थे, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को विदाउट ट्रायल 2 साल तक डिटेन करके रखा जा सकता है। ये एक बड़ी चीज, एक ब्लैक लॉ था जिसको महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो इस चीज को अपोज करने के लिए महात्मा गांधी जी ने यानी रॉलेट एक्ट को अपोज करने के लिए रॉलेट सत्याग्रह करते हैं, जिसकी बात तमाम रैलीज ऑर्गेनाइज होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन पीसफुल प्रोसेशन पे अंग्रेज जो है क्या करवा देते हैं, गोली चलवा देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस और जनता के बीच में क्लैश हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो इनको क्लैंप डाउन करने के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं वो मार्शल लॉ को इम्पोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मार्शल लॉ को इम्पोज कर देते हैं। और उस मार्शल लॉ की जो कमांड है वो जनरल डायर को हैंड ओवर कर दी जाती है, जो कि उसका पूरा कमांडर था। तो इसका मार्शल लॉ अमृतसर में जो लगा हुआ, चूंकि पंजाब वाले क्षेत्र में ज़्यादा मूवमेंट हो रहे थे, दिल्ली और पंजाब वाले क्षेत्र में, तो मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है, जिससे लोग अनअवेयर रहते हैं। उसकी कमांड जनरल डायर को दे दी जाती है। अब इसके बाद इस मार्शल लॉ से के प्रति जो अनअवेयरनेस थी उसकी वजह से जलियांवाला बाग इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है। क्योंकि हम जानते हैं कि 6 अप्रैल को महात्मा गांधी हड़ताल बैठते हैं, 10 अप्रैल को ये भगदड़ होती है आपका, इसके बाद मार्शल लॉ लगता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, ये घटना घटती है। अब उसमें होता क्या है कि कुछ लोग मीटिंग करने के लिए वहां पे कलेक्ट हुए थे जलियांवाला बाग में, कुछ लोग एनुअल बैसाखी फेयर को सेलिब्रेट करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जो अनअवेयर थे किसी प्रकार के, इस प्रकार के जो नियम वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, इस बात से लोग अनअवेयर होकर वहाँ पे सभी लोग भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं। उसी वक्त जनरल डायर की एंट्री होती है, वो सभी एग्जिट पॉइंट्स को, सभी का एक ही एग्जिट पॉइंट था, उसको बंद करवाता है और क्राउड पे ओपन फायर करवा देता है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग, हजारों लोग मारे जाते हैं। और जिसके बाद में उसको क्लेरिफाई करता है जनरल डायर कि मैंने मोरल इफेक्ट बनाने के लिए, लोगों के अंदर टेरर पैदा करने के लिए ये काम किया था। तो ये एक बड़ी घटना घटती है जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जिसको हमने समझा। तो जब ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट की खबर चारों तरफ फैलती है तो जनता और सरकार के बीच में क्लैश हो जाता है, चारों तरफ हिंसा फैल जाती है। जब महात्मा गांधी जी इसको देखते हैं तो फाइनली कॉल ऑफ द मूवमेंट क्या कर लेते हैं, मूवमेंट्स को, किस मूवमेंट को, द रॉलेट सत्याग्रह को कॉल ऑफ कर लेते हैं और मामले को पूरी वहीं पर रोक देते हैं। लेकिन ये पूरी हमारी जो क्रोनोलॉजी है इसको हमने 5 मिनट में समझा कि क्या पूरी कहानी अब तक हमने पढ़ लिया है। अब कहानी में आगे क्या मामला बढ़ने वाला है उसकी बात करें। उसी पॉइंट्स में हम जानते हैं कि महात्मा गांधी मूवमेंट्स को क्या कर लेते हैं, कॉल ऑफ कर लेते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व थे जिन्होंने मूवमेंट को कॉल ऑफ करने के बाद फिर सोचा कि अब एक बड़े नीड टू मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट्स इन इंडिया, मतलब ये लॉन्च करने की आवश्यकता उनको दिख गई कि बड़े ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट को लॉन्च करने की जरूरत है, जिसमें कि बिना ऐसे मूवमेंट्स को बिना हिंदू और मुस्लिम को एक साथ किए ऐसे किसी बड़े मूवमेंट्स को लॉन्च करना शायद पॉसिबल नहीं है। तो कहानी में अब क्या है, जिसमें हमने क्रोनोलॉजी को देख लिया, अब तक हमने क्या पढ़ा है वो हमने देख लिया। अब आगे कहानी जो बची हुई है उसकी बात करें। तो while the Rowlatt Satyagraha had been widespread movements,
इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन्स। जब चूंकि रॉलेट सत्याग्रह था, एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट था, वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, लेकिन फिर भी ये लिमिटेड था अधिकतर शहरों और कस्बों में। इसकी वजह से महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। महात्मा गांधी सोचते हैं कि अब जरूरत है एक क्या मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट को लॉन्च करना, कहां पे, भारत में। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। उनको ये पता था, उनको एहसास था कि किसी भी ऐसे बड़े मूवमेंट को लॉन्च करना संभव नहीं है विदाउट इसको हिंदू और मुस्लिम को साथ लाए। यानी अगर किसी बड़े मूवमेंट को लॉन्च करना है तो आपको हिंदू और मुस्लिम को क्या करना पड़ेगा, साथ लाना पड़ेगा, तब आप किसी बड़े मूवमेंट को लॉन्च कर सकते हैं। जिसके लिए उनको एक तरीका दिखता है उस वक्त। देखिए, आपदा में भी अवसर तलाशने की जो क्षमता थी, जो काबिलियत थी, वो थी महात्मा गांधी जी के अंदर। आप आज कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त की जो परिस्थितियां थी उसके अकॉर्डिंग महात्मा गांधी जी ने जो किया, शायद उसी की वजह से आज वो नोट पर है। सो इसके लिए उनको तरीका मिला। वन वे टू डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। इसके लिए उनको एक रास्ता दिखता है, वो महसूस करते हैं कि अब ही वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू, खिलाफत इशू का हमें सहारा लेना पड़ेगा। अब ये खिलाफत इशू क्या है, इसको हम समझते हैं। मतलब हिंदू और मुस्लिम को एक साथ करने की बात वो कर रहे हैं, तो हिंदू और मुस्लिम को एक साथ करने के लिए उनको दिखता क्या, एक खिलाफत मुद्दा। अब ये खिलाफत मुद्दा क्या है, इसको हम समझते हैं। बात करें कि खिलाफत इशू की, तो खिलाफत इशू को जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के एंड में, यानी 1980s में, हमने 1918 में आपका ऑटोमन टर्की हार जाता है। हमने अभी जस्ट देखा है ऑटोमन टर्की क्या होता है, हार जाता है। और ऑटोमन टर्की एक इस्लामिक अंपायर था, एक इस्लामिक नेशन था। जब वो हारता है तो पूरे वर्ल्ड में एक र्यूमर फैल जाता है, एक र्यूमर फैल जाता है कि जो वहाँ का जो खलीफा है उसके ऊपर हार्श पीस ट्रीटी को इम्पोज वाज गोइंग टू इम्पोज, वो इम्पोज होने वाली है। जिससे पूरे विश्व के जितने भी लोग थे, जितने भी मुसलमान थे, इस्लामिक व्यवस्था को फॉलो करने वाले जो व्यक्ति थे, उनको लगा कि अब मुझे इनके टेम्पोरल पावर को प्रोटेक्ट करनी है। जिससे पूरे वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम थे उनका सेंटिमेंटल लगाव वहां से लग जाता है, क्योंकि उनका जो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि इस्लामिक हेड है, जो खलीफा है, उस पर वॉज गोइंग टू इम्पोज हार्श पीस ट्रीटी बाय द ब्रिटिशर्स। तो चूंकि अब मुसलमानों को भी अपना दुश्मन कौन दिखने लगा, अंग्रेज दिखने लगे। तो इसका फायदा महात्मा गांधी जी लेने का प्रयास करते हैं, इसको यूटिलाइज करने का प्रयास महात्मा गांधी जी करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो एंड होता है वो किसके डिफीट से एंड होता है, ऑटोमन टर्की के डिफीट से। एंड देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन ऑटोमन एम्परर, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, जिसको क्या बोलते हैं, खलीफा बोलते हैं। यानी कि ये ऑटोमन टर्की क्या होता है, हार जाता है। और ये र्यूमर फैलता है चारों तरफ कि अब एक कठोर शांति संधि क्या इंपोज की जाने वाली है, किसके ऊपर, ऑन द ऑटोमन एम्परर। और उस एम्परर को हम लोग बोलते हैं द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, जिसको हम लोग खलीफा बोलते हैं। वो एम्परर था ही, साथ ही साथ वो स्पिरिचुअल हेड भी था इस्लामिक वर्ल्ड का, जिसको हम लोग खलीफा बोलते हैं। ये र्यूमर फैल जाता है। इसके बाद टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर, अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्मड इन मुंबई एंड बॉम्बे इन मार्च 19। तो मार्च 1919 में आपका बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी बनती है। वो खिलाफत कमेटी का काम क्या होता है कि हम जो उस खलीफा की हार हुई है, जो उस पे हार्श पीस ट्रीटी को इम्पोज किया जाने वाला है, उस चीज को, उस टेम्पोरल पावर को हम लोग डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। इसके लिए मुंबई में, यानी कि बॉम्बे में, उस वक्त जो है बॉम्बे हम लोग बोलते थे, वहां पर एक खिलाफत कमेटी बनती है। और इस खिलाफत कमेटी का जो मेन मोटो था, उद्देश्य था, वो डिफेंड करना खलीफा की टेम्पोरल पावर को, जिसमें कि लीड करते हैं अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली। यानी इनको हम लोग अली ब्रदर्स भी बोलते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली को हम लोग बोलते हैं क्या, अली ब्रदर्स। ये अली ब्रदर क्या करते हैं, एक यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द अली ब्रदर्स, जैसे कि मोहम्मद अली, शौकत अली, बिगेन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन दिस इशू। तो इस इशू पे यूनाइटेड मास एक्शन के लिए वो अली ब्रदर्स महात्मा गांधी के पास जाते हैं और डिस्कस करते हैं। और महात्मा गांधी जी आपदा में अवसर को तलाशते हैं और इस चीज को वो बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि आ गए, अब ये संभावना है कि इसकी वजह से अगर हम इनका साथ दें तो इसकी वजह से मुस्लिम और हिंदू एक छाते के नीचे आ सकते हैं। जैसे कि गांधी जी सा दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड
नेशनल मूवमेंट, एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट, यानी एक छाते के अंदर, एक छत्र छाया के अंतर्गत अब सभी हिंदू और मुस्लिम को एक साथ करने का अवसर महात्मा गांधी जी को इस इशूज के साथ देखने को मिल जाता है। यानी कि एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन September 1920 ही कन्विंस अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू सपोर्ट खिलाफत एज वेल एज स्वराज। तो 1920 में सितंबर में, यानी 1920 सितंबर में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, कांग्रेस हर साल, हम जानते हैं कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में हुआ था, और 1885 यानी 1885 के बाद कांग्रेस हर साल देश के अलग अलग हिस्सों में अपना सेशंस करती थी, अधिवेशन करती थी, मीटिंग करती थी। तो जो सितंबर 1920 की जो मीटिंग हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी, और इस कलकत्ता में जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में ही कन्विंस, ही मतलब कौन, महात्मा गांधी जी कन्विंस कर लेते हैं लोगों को, अदर लीडर्स को, कि अब ये जरूरत है टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन, कि अब एक असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करने की आवश्यकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ये भी आगे वाले टॉपिक्स में कि नॉन कोऑपरेशन शब्द ही क्यों दिया गया, नॉन कोऑपरेशन शब्द ही क्यों दिया गया, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी ने सभी लीडर्स को कन्विंस कर लिया कि अब इस बात की आवश्यकता है कि हमें स्टार्ट करना चाहिए क्या, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसके सपोर्ट में, एज वेल एज खिलाफत इशूज और एज वेल एज स्वराज, यानी स्वराज के लिए और खिलाफत इशू के लिए अब ये आवश्यकता है कि हमें एक बड़ा ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च करना है, जिस मूवमेंट का नाम क्या होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स। यानी कि आप समझ चुके होंगे कि खिलाफत इशूज को कैसे महात्मा गांधी जी ने यूटिलाइज करने का प्रयास किया और हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ लेके एक बड़े ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट को लॉन्च करने की तरफ महात्मा गांधी जी बढ़ चुकी हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे सेंस ऑफ नेशनलिज्म, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अब लोगों के अंदर डेवलप हो रही है, और उसमें एक बड़ा फैक्टर महात्मा गांधी जी के रूप में हमें देखने को मिलता है। कहानी बड़ी इजी है और टू द पॉइंट, एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो हमने आज के अब तक कितने टॉपिक्स पढ़ लिया कि सत्याग्रह लॉन्च करते हैं महात्मा गांधी जी, रॉलेट एक्ट, उसके विरोध में रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है, और खिलाफत इशू क्या है उसको हमने देखा, जिसके माध्यम से एक बड़े ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने की बात की जा रही है। और वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसके लिए होगा, खिलाफत इशू और एज वेल एज स्वराज। यानी कहानी हमारी अब तक आ चुकी है खिलाफत इशू के साथ। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स में नॉन कोऑपरेशन ही क्यों, यानी मूवमेंट्स को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों कहा गया, इसके बारे में हम कहानी अगले सेशंस में पढ़ेंगे, अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो आई होप अब तक जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़ा आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, और 3 से 4 कंटेंट आप अब तक पढ़ चुके हैं, उस पर जो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में बन सकते हैं उसको भी आपने देख लिया। बाकी हमारा पूरा टारगेट चल रहा है अब तक जितने भी SST में चैप्टर्स हैं उन सभी को कंप्लीट करना, और इसके बाद सभी चैप्टर्स के 1 शॉट को अपलोड करना, और साथ ही साथ उन सभी चैप्टर से संबंधित जो आंसर राइटिंग है, क्वेश्चन है, MCQs है, असम्पशन रीजन है, उन सभी को करना। आई होप दिस सेशन इज फ्रूटफुल फॉर यू एंड योर एजुकेशन जर्नी। इसी के साथ सेशन को हम लोग एंड करते हैं, और कल अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे वाई नॉन कोऑपरेशन। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।